खासतौर से रिलायंस और नियारा का आप नाम ले सकते हैं, जो सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर भारत की सरकारी कंपनियों के समकक्ष वो कच्चा तेल वहां से इंपोर्ट कर रही थी और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रही थी। तो एनर्जी के क्षेत्र में समझौता करने के लिए ही क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को में नजर आए? उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। देख लीजिए इस तस्वीर को भी। कॉरपोरेट कोई भी हो, उसे मुनाफा चाहिए, हर कीमत पर मुनाफा चाहिए। वो अंबानीज हो, वो अडानीज हो, वो XYZ, कोई भी भारत का ही कॉरपोरेट नहीं, दुनिया का भी कोई कॉरपोरेट हाउस हो, मुनाफा चाहिए। लेकिन पीएसयू देश की जनता को ध्यान में रखकर काम करता है, कीमत तय करता है। सरकार ने इस दौर में जो भी कंपनियां एनओसी के तौर पर प्राइवेट सेक्टर को देने की कोशिश की और पीएसयूज को बेचना डिसइन्वेस्टमेंट से शुरू किया और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते बढ़ते जो मोनेटाइजेशन की दिशा आकर पकड़ ले गई, उसमें कमोबेश इस देश के हर मंत्रालय पर बड़ी बड़ी कंपनियों की पहुंच पकड़ हो गई। और दुनिया भर के भीतर यह हर कोई जानता है कि भारत की इकोनॉमी कॉरपोरेट से जुड़ी हुई है। दुनिया के भीतर जितने भी बैंक लोन देते हैं वह भी जानते हैं कि इन कंपनियों का भविष्य बेहद उज्जवल है, क्योंकि यह मौजूदा भारत की सत्ता के साथ इनका जुड़ाव है। कोई भी लोन देने से इनकार नहीं करेगा, वो सिंगापुर हो या अमेरिका हो या फिर यूरोपीय यूनियन हो या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज के कोई भी बैंक हो। शायद इसीलिए अगर आपके जहन में आए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद दुनिया के 12 देशों के बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में फिर वो रास्ता खुल गया। तो दरअसल मुनाफा तो हर हाल में चाहिए। और अडानीज ग्रुप के जो चेयरमैन गौतम अडानी ने जो इस्तीफा दिया APSEZ से, उसकी जो तिमाही रिपोर्ट आई उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि अप्रैल टू जून के बीच जो मुनाफा हुआ है वो लगभग 6.54% है, यानी 3,316 करोड़। पिछले बरस 3,107 करोड़ हुआ था। यह शुद्ध मुनाफा है उस कंपनी का। और कुल आय जो थी पिछले बरस 8,054 करोड़ थी, इस बार बढ़कर वो 9,422 करोड़ हो गई। यह मैसेज बहुत साफ है कि कंपनी ग्रो कर रही है। यह मैसेज बहुत साफ है कि ग्रो करती हुई कंपनी के बीच में अगर चेयरमैन बदल जाए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद को वो छोड़ डाले और उसके बदले कोई दूसरा शख्स आकर कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल ले, तो सवाल तो होंगे। सब कुछ ठीक है, फिर क्या गड़बड़ी है? लेकिन कहा गया जी नहीं, अब रोजमर्रा की जो भी ऑपरेशंस और रणनीति होंगी उसमें अब गौतम अडानी कोई दखल नहीं देंगे। और यह भी बड़ी बात होती है कि जब किसी भी कंपनी का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, दोष उसी पर आता है, या फिर दोष अगर उस पर आ जाए तो असर पूरी कंपनी पर पड़ता है। तो यह बीच बचाव की एक परिस्थितियां होती हैं। इसीलिए अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर मनीष केजरीवाल संभाल रहे हैं। बात यहां रुकती और थमती नहीं है। नई परिस्थितियां दुनिया के सामने खड़ी हो गई है। भारत के कॉरपोरेट भी नए नए रास्तों को तलाश रहे हैं। दुनिया के कई देश अमेरिका से टकरा रहे हैं, भारत भी उनमें से एक है। और भारत ने जब खुले तौर पर आरोप अमेरिका पर यह लगाया कि आप भी तो रूस से न्यूक्लियर फर्टिलाइजर और केमिकल्स लेते हैं, और यह सवाल संयोग से व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा मुझे पता नहीं है, जानकारी हासिल करूंगा तब बताऊंगा। इस सवाल जवाब को सुनिए जरा। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. दरअसल अब आप उन कड़ियों को जोड़ना शुरू कीजिए। अमेरिका ने चिताया रूस से कच्चा तेल आप मत खरीदें। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को पहुंच गए। अमेरिका ने चिताया 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर कि किसी भी हालत में जिसने भी रूस और ईरान के साथ बिजनेस किया, सेकेंडरी सैंक्शन लग जाएंगे। बिना देर किए
कल बकायदा जानकारी सेबी को दे दी गई, शेयर बाजार में दे दी गई कि अब पोर्ट्स और एसईजेड के चेयरमैनशिप के तौर पर गौतम अडानी पद छोड़ रहे हैं और एक न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति की जा रही है। उसके बाद आइए, इस पूरी परिस्थिति में भारत ने जो जवाब दिया, कमोवेश ऐसा ही जवाब ब्राजील की तरफ से भी यह कहकर आया था। और वहां पर राष्ट्रपति लूला ने खुले तौर पर कहा था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो जब चाहे तब टेलीफोन से बात कर लें, ये ट्रंप ने कहा था कि लूला जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं टैरिफ को लेकर। तो लूला ने जवाब दिया, मैं टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को टेलीफोन कॉल बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके बदले मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे नेताओं से बातचीत कर लूंगा। पुतिन को नहीं करूंगा क्योंकि अभी वो यात्रा कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं दुनिया के दूसरे कई राष्ट्रपतियों से बातचीत करना चाहूंगा। मामला फंसा था ब्राजील के भीतर। जो पुराने राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब चुनावी हार के बाद सत्ता पलटने की कोशिश की और उनके खिलाफ बकायदा क्रिमिनल केसेस जारी कर दिए गए, तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लूला यानी ब्राजील पर लगा दिया। यानी राजनीतिक तौर पर भी दखल देने की स्थिति में अमेरिका हमेशा से रहा है। और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो जो हैं, वो इस वक्त अमेरिका के भीतर मौजूद हैं। यानी अमेरिका किसी भी देश को टैरिफ के जरिए अगर चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो वहां की राजनीतिक सत्ता को भी वो प्रभावित करने की कोशिश जरूर करता है। तो क्या इस बात और इस हकीकत को अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी समझ गए और उन्होंने इस देश के कॉरपोरेट से भी कहा कि आप दरअसल अब अपनी सुरक्षा का रास्ता तो टटोल लीजिए, एक सुरक्षा कवच तो बना लीजिए, अन्यथा आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। और इसी की प्रक्रिया के तहत रिलायंस रूस से आज भी तेल ले रहा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को जा रहे हैं। अमेरिका के साथ सारे संबंध बंद हो चुके हैं। जो छठे राउंड की बातचीत होनी थी वह पूरी तरीके से टल चुकी है, खत्म हो चुकी है, या फिर नहीं होगी, जो 25 अगस्त से होनी थी। नया सवाल यह है, क्या इन सब के भीतर भारत की इकोनॉमी को संभाली हुई जो परिस्थितियां हैं, उसको लेकर जो मुश्किल हालात भारत के भीतर हैं, अब उसमें क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुश्किल हालात वाकई एक चुनौती के तौर पर हैं या एक संकट के तौर पर हैं? संकट शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दौर में शेयर बाजार को संभालने के लिए जो यहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सबसे ज्यादा एलआईसी का, एसबीआई लाइफ का, कोटक लाइफ का, एक्सिस पेंशन फंड का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड का, इसका पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। और जानकर हैरत ना हो कि जनवरी से जून तक के बीच में लगभग 69,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए शेयर बाजार में, जो पूरे तरीके से इंश्योरेंस का पैसा और पेंशन का पैसा है, उसके जरिए मार्केट में डाला गया। विदेशी निवेशक जो थे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने तकरीबन इस बरस 99,887 करोड़ रुपए निकाले हैं। और जो डोमेस्टिक है इंस्टीट्यूशंस, उसने तकरीबन 2,43,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। यानी नेट बाइंग जो इनकी है, निकाले गए से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। किसी तरीके से शेयर बाजार को उस एलआईसी, उस एसबीआई, उस इंश्योरेंस, उस पेंशन के पैसे से बचाया जा रहा है। शायद इसीलिए संकट भारत के भीतर जब जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में यह सवाल आखिर में जरूर आएगा, इस देश के भीतर अंबानी के हाथ में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद क्या क्या विस्तार हुआ। आप कहेंगे ऑयल कंपनियों का विस्तार हुआ, टेलीकॉम के क्षेत्र में विस्तार हुआ, पावर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में विस्तार किया, इंश्योरेंस के सेक्टर में विस्तार किया, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विस्तार किया, मीडिया तक में रिलायंस दखल देने को आ गया, यानी अंबानीज आ गए। अडानी पोर्ट के क्षेत्र में विस्तार करते हैं, एयरपोर्ट के क्षेत्र में करते हैं, रेलवे के क्षेत्र में करते हैं, कोल सेक्टर में करते हैं, कोल ब्लॉक्स उनके पास आते हैं, फार्म लैंड उनके पास जाते हैं, पावर सेक्टर चला जाता है, इस देश के पीएसयूज कई वो खरीद लेते हैं। इस दौर में जनता की हकीकत क्या रही? जनता की हकीकत भारी टैक्स चुकाने की रही, महंगाई के बोझ तले दबने की रही, बेरोजगारी चरम पर पहुंची, उसे भी समझा गया,
भ्रष्टाचार तो था, लेकिन इस दौर में बड़ा कॉस्टली हो गया भ्रष्टाचार, महंगा भ्रष्टाचार खुलकर होने लगा। जो भी परिस्थिति थी उसमें खास तौर से समाज के भीतर तनाव और नफरत सब कुछ देखा गया। राष्ट्रवाद सेना के जरिए एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, जाति का सवाल पिछड़े तबके को लेकर शुरू हो गया, धर्म सांप्रदायिकता के चंगुल में फंसता गया, नफरत के नाम पर होता गया। तो आखिर में आपका सवाल यह भी होगा, तब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में क्या आया? ईडी आया, सीबीआई आई, आईटी आया, सीएजी आया, सीवीसी आया, जजेस वहां तक बात पहुंच गई। यानी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन यह भी आ गया। यह एक नई तरीके की परिस्थिति भारत के भीतर कॉरपोरेट की, सत्ता की और जनता की बनी, और उसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो क्राइसिस शुरू हुआ है उसके दायरे में इस देश का आम आदमी कितना आएगा, कल आपको बतलाएंगे। दरअसल स्थिति क्यों इतनी नाजुक है, जहां पर कॉरपोरेट की सांस फूलने लगी है, क्योंकि उसकी कमाई इस दौर में इतने ज्यादा गुना बढ़ी है कि आप कल्पना कर नहीं सकते हैं, और आम आदमी की कमाई इतनी कम हुई है, और दोनों के बीच की असमानता चरम पर है। शायद इसीलिए ये लड़ाई कॉरपोरेट सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार इकोनॉमी की है। बस देखते जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।